हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? एनीवन कंफर्म कर दो एक बार। यस यस सर, सर। आ रही है आवाज। ओके। अच्छा, एग्जाम्स हो गए सभी के? किसी का पेंडिंग तो नहीं अभी? नो सर। ओके। चलो एक बार मैं शुरू से ओके एक बार सर। रिवीजन कराता हूँ सारी की सारी। ठीक है। अच्छा, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ये टैग्स क्या है, इसके अंदर मेटा टैग क्या है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर बता दो रिपीट सर। करवा दो आप स्टार्टिंग पे। ओके। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप ये क्या होता है? ये ब्राउजर को बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। तो इसके अंदर HTML लिखा हुआ है तो मीन्स ये डॉक्यूमेंट जो HTML है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, जैसे कि आपने XML के अंदर देखा है कभी डॉक्यूमेंट टाइप? यस सर। तो ये टैग यस आपको सर। बता रहा है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। HTML नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट हमें लिखना जरूरी है फॉर SEO पर्पस। अगर मैं इसको भी हटा दूं डायरेक्टली H1 लिखूं तो आउटपुट वही H1 का ही आएगा, लेकिन अभी रिफ्रेश नहीं होगा क्योंकि उसको मालूम नहीं चल रहा। यहां से करना पड़ेगा बार बार, इसलिए मुझे बार बार Shift+1 प्रेस करना है तो आपके पास ये एमेट आ जाएगा शॉर्टकट। ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या है? ये जो लैंग्वेज में हम टाइप कर रहे हैं वो इंग्लिश है आपकी, तो ये डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो क्या आप किसी और लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो? कर सकते हो बिल्कुल, वो बताना पड़ेगा आपको, वो लैंग्वेज आनी चाहिए फिर आपको। इसके बाद है हेड। देखो कोई भी आप जब डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसके अंदर HTML के अंदर एक हेड होता है, देन बॉडी होता है। और बॉडी और हेड दोनों आपके होते हैं HTML के अंदर। HTML जो इसका रूट है, रूट टैग। ठीक है। हेड के अंदर आप क्या रखोगे? हेड के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ सर्च करूं, टॉप 6 फ्री वेबसाइट्स फॉर HTML CSS टेम्पलेट्स, मैंने ये सर्च किया। तो ये जो चीजें आई हैं आपके पास, लाइक ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये आपका टाइटल है। ये जो है आपके पास, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। वो भी आपका इसी के अंदर ही लगता है, वो भी एक तरह से मेटा टैग होता है। हम उसके अंदर डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये SEO का पार्ट है। ठीक है। अब ये लिखा है कैर सेट UTF-8। अभी जो है आपका काफी टाइम से UTF-8 चल रही है। क्या होता है कि करेक्टर सेट होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है? 01 की। 01 की एक्सेप्ट करता है ना। उसको नहीं मालूम ये क्या लिखा हुआ है। आपने UTF-8 दिया, ये कन्वर्ट करेगा पूरे के पूरे कोड को 01 की फॉर्म में। तो अभी जो लेटेस्ट है इसका, वो ये वर्जन है आपका करेक्टर सेट का। इसके बाद है मेटा नेम। ये मेटा कौन सा है रिपोर्ट का? ये क्या करता है? ये बताता है HTML को कि जो कंटेंट की विड्थ है वो इक्वल इक्वल टू डिवाइस विड्थ है। आप जिस भी डिवाइस में किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे, मान लो ये वेबसाइट है कैनवा, ये मैंने ओपन किया, इसको मैं मोबाइल में ओपन करूं, टैब में ओपन करूं, या मोबाइल के स्क्रीन साइज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो ये विड्थ क्या देगा उसको? विड्थ देगा इक्वल टू डिवाइस विड्थ। समझ गए? ऑटोमेटिक उठाएगा उसकी। और लिखा इनिशियल स्केल 1.0, इसका मतलब है कि उसके अंदर जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ कोई भी जूम नहीं है पेज के अंदर। ठीक है। इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल आपको कहाँ दिखता है? जैसे कि यहां पर मैं कर्सर लेके जाऊं तो ये दिखेगा आपको टाइटल।
या फिर यहाँ मैं लेके जाता हूँ तो मेरे पास टाइटल आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? आ गया। टाइटल के अंदर तो ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, फिर कहाँ आएगा टाइटल? या ये रिफ्रेश नहीं किया? आ गया। ठीक है, तो ये टाइटल आपका। अब इसके बाद जो भी आपको यहाँ पर विजिबल होता है वो सारा का सारा पार्ट आपका आएगा बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं टैग क्या होता है आपका। देखो, HTML की फुल फॉर्म पता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जो है ना हाइपर टेक्स्ट, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपके लिंक्स लगे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊं, ये लिंक्स लगे हुए हैं, ये लिंक्स हैं सारे, मैं क्लिक करूंगा तो कुछ ओपन होगा, मीन्स वो एक लिंक है। इस लिंक को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मीन्स आप उसको क्लिक करके या तो किसी अनदर पेज पे जा रहे हो या अनदर वेबसाइट पे जा रहे हो, होता है ना, लिंक्स दिए होते हैं, तो लिंक्स आपके होते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट आ गया। अब मार्कअप का क्या मतलब है? मार्कअप ये जो आपकी लिखी है ना, ये बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी क्लोज हुआ, यानी कि टैग को हम बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप की फॉर्म में हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बेसिक है इसका, हमारे पास हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, सबसे स्टार्टिंग टैग है ये हमारे। एक्सक्यूज मी टैग सर। कैसे लिखा जाता है? इस ब्रैकेट का आपने यूज करना है। कौन सी ब्रैकेट है ये? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर डिस्टर्बेंस आ रही है सर पीछे से काफी, किसी का माइक ऑन है। ओके, अभी क्लियर है? यस सर। ओके, देखो मार्कअप का क्या मीनिंग है कि जो आप कंटेंट लिखेंगे वो एक टैग के अंदर होगा, और इस कंप्लीट टैग को हम बोलते हैं मार्कअप। अब ये आपका स्टार्टिंग टैग है, ये आपका एंडिंग टैग है। अब इस ब्रैकेट को आप कौन सा बोलते हो? या तो आप इसको बोलते हो लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको? काफी तरह की ब्रैकेट्स होती है। एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। सबसे ग्रेटर कौन सी है? मैथ्स नहीं पढ़ा किसी ने? सर लास्ट वाली सबसे ग्रेटेस्ट है। चलो, आज का एक ही वर्क नोट कर लो, इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, इन साइन का मतलब क्या है? करली ब्रेसेस होते हैं सर सबसे बड़ी। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। सर करली ब्रेसेस। कर ली तो ये है। सर जो लास्ट में है सर वो है सबसे ग्रेटेस्ट जो लास्ट में है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, ये राउंड है, तो ये क्या है? ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन। सर्च करना कि एग्जैक्ट नेम क्या है इसका। वैसे मालूम तो चल ही गया होगा कि लेस देन ग्रेटर देन का साइन, अगर सिंपल बात करें। अब जो हेडिंग्स होती हैं आपकी, वो होती है H1 से लेके अप टू H6 तक। H5, H6, इससे पहले आएगा आपका H2, H3, H4। अब ये हेडिंग्स जो है डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? हम चाहें तो एक ही हेडिंग से काम चला सकते हैं, फॉन्ट साइज कम या ज्यादा करके चला सकते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? दोबारा हेडिंग यूज करनी पड़ेगी, बार बार उसका साइज कम ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, साइज आपको फिर कम ज्यादा करना पड़ेगा, CSS लगानी पड़ेगी बार बार। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप H1 के बाद, देखो हमेशा एक रूल होता है कि आप कोई भी, मान लो कि आप न्यूज पोस्ट लिखते हो या ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, कुछ भी कंटेंट लिखते हो, तो उसमें जो H1 हेडिंग होगी सिर्फ एक ही होनी चाहिए। नहीं, मेन हेडिंग सिर्फ एक ही होगी, वो H1 के अंदर होगी। H1 के अंदर अंदर आप वापस से उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ना। मान लो आपको ज्यादा ही हाईलाइट करना है उसको। लेकिन उसके बाद एसईओ पर्पस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो H1 एक पोस्ट के अंदर एक ही होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए। H2 आप रिपीट कर सकते हो, H3 आप रिपीट कर सकते हो, H4, H5, H6 ये रिपीट कर सकते हो, H1 रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, अब क्यों नहीं करेंगे? मान लो आपकी मेन हेडिंग है HTML इंट्रोडक्शन या लर्न HTML, कुछ भी आपने एक बना दिया, उसके अंदर जो
टॉपिक्स बनेंगे आपकी, जैसे कि HTML सिंटैक्स, HTML टैग्स, HTML एट्रीब्यूट्स, बहुत HTML के अंदर टेबल्स कैसे बनानी है, HTML के अंदर लिस्ट कैसे बनानी है। तो ये सारे टॉपिक आपके आपके जाएंगे H2 के अंदर। उसके अंदर अगर फर्दर फिर आपको सब हेडिंग की जरूरत पड़ रही है तो H3, देन उसके अंदर फिर जरूरत है तो H4, H5, H6, एक तरह से आपका सिक्वेंस चलेगा। ठीक है, जैसा आप जो बुक्स देखते हो उसके अंदर इंडेक्स पेज बना होता है ना, इंडेक्स पेज, तो उसमें जो मेन हेडिंग होते हैं ना 1 2 3 4, उनके साइज सेम होते हैं। उसके अंदर जो पॉइंट्स बने होते हैं 1.2 1.3 2.1 2.2, उन सब के साइज सेम होते हैं। तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर। ठीक है, जैसा वर्ड के अंदर करते हो ना, आप वर्ड के अंदर कुछ भी बनाते हो, आप सारा सारा इसके अंदर बना सकते हो। ऐसे ही आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है तो P टैग है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर अभी के लिए मैं कुछ डेमो कंटेंट डाल देता हूँ। मान लो ये मैंने डेमो कंटेंट डाल दी, ये पैराग्राफ है। ठीक है, अब आप देख रहे हो जब मैंने H1 लिखा, पैराग्राफ लिखा, तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ स्पेस आ रहा है, यहाँ से स्पेस आ रहा है, यहाँ से स्पेस आ रहा है, यहाँ से भी स्पेस आ रहा है। तो मीन्स बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर कुछ जो स्पेसिस है वो प्री डिफाइंड है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, ये जो स्पेस है एक्सक्यूज कैसे मी वर्क सर, करता है, अब ये डिपेंड करता है ब्राउजर के अंदर। आप ब्राउजर के अंदर जाके इसको चेंज भी कर सकते हो ब्राउजर की सेटिंग में जाके, लेकिन हम करते नहीं है बाय एक्सक्यूज मी डिफॉल्ट। सर, अगर कर भी दिया वहां पे चेंज आपने, और आप चाहते हो कि इसको बिल्कुल खत्म करना है, अगर इसको बिल्कुल खत्म करना है, तो अगर जिनको मालूम है कि CSS कैसे लिखते हैं, तो वहां पर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके एक्सक्यूज पैडिंग मी जीरो, सर, मार्जिन जीरो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर थोड़ा सा रिपीट करना पहले वाला। ओके। देखो इसमें मैंने ये बताया कि अगर आप कुछ भी, जैसे कि अभी के लिए मैं इसको हटा दूं, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ स्पेस है, देखो कुछ ना कुछ स्पेस है। आप इसको खत्म करना चाहते हो, आप जो भी स्पेस देंगे अपनी तरफ से देना चाहते हैं CSS का यूज करके। ठीक है, तो वहां फिर हम CSS का यूज करेंगे। इसको खत्म करना है तो इसके लिए कुछ 2 लाइन्स का कोड है हमारे पास। तो ये क्या करेगा, जो भी स्पेस होगा खत्म कर देगा। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर स्पेस है, वो हल्का सा स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो H1 की वजह से है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने H1 लिखा था, इसके बाद अगर मैं कोई H2 टैग लेता हूँ, इसको मैंने नेम दे दिया हेडिंग 2, आप देखोगे नई लाइन में स्टार्ट हुआ है। अगर मैं दोबारा से एक और H2 लेता हूँ, आप देखोगे ये दोबारा से एक न्यू लाइन में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैग्स होते हैं आपके, ठीक है, जो टैग्स के टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं आपके पास। एक है इनलाइन, इनलाइन टैग एक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनलाइन एलिमेंट। अभी बताऊंगा एलिमेंट किसको बोलते हैं। एक होता है आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट, 2 टाइप्स के हैं। तो अभी जो ये है आपका, या फिर ये है, या फिर ये है, ये कौन से एलिमेंट है आपके, ये वाला ब्लॉक लेवल एलिमेंट। देखो इस पैराग्राफ के अंदर, इस पैराग्राफ के बाद अगर मैं दोबारा से एक पैराग्राफ लगाऊं, तो आप देखोगे वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। हालांकि इतना स्पेस था, यहां से स्टार्ट हो सकता था, बट न्यू लाइन में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मीन्स न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है, ये जो न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है, ये भी न्यू लाइन से, 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 तो ये है आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वो पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। अभी अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूं, या इनमें से किसी भी टैग को बैकग्राउंड कलर दूं, तो आप देखोगे फुल कलर आएगा यहाँ तक, सर कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई करेगा 100%। सर हाँ जी, ये दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस रखना है थोड़ा ज्यादा, वो कैसे करेंगे? उसके लिए या तो अगर आप CSS नहीं देना चाहते तो सिंपली BR यूज कर लो, ब्रेक लगाते जाओ, नहीं तो हम प्रेफर क्या करते हैं CSS के थ्रू। अब CSS के थ्रू कैसे लगाओगे, इस वाले को मार्जिन बॉटम दे दो,
या इस वाले को मार्जिन टॉप दे दो, ठीक है। या फिर पैराग्राफ को आपने टॉप और बॉटम दोनों से देना है, ठीक है, मार्जिन, तो आप पैराग्राफ को दे दो टॉप से और बॉटम से, तो टॉप से भी लेगा और बॉटम से भी लेगा। लेकिन जब आप पैराग्राफ के ऊपर लगाओगे, इस पैरा मान लो आपने पी टैग के ऊपर लगाया, जैसे कि अभी मैं यहां पर लिखता हूं पी टैग के ऊपर मार्जिन, चलो शॉर्ट हैंड प्रूफ यूज करते हैं। इसके अंदर आप 4 वैल्यू एंटर कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा 10 px 10 px 10 px 10 px, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे करता है, ये चलता है आपका टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू टॉप होती है, ये राइट होता है, ये बॉटम होता है, ये लेफ्ट होता है। लेकिन अगर आप 2 वैल्यू लिखते हो या फिर 3 लिखते हो, 3 लिखते हो तब भी आउटपुट सेम आ रही है, ठीक है। ये क्या था टॉप, ये सबसे लास्ट क्या था लेफ्ट था, ऐसा। यस सर। अब ये जो है ना, ये टॉप है, ये बॉटम बनेगा, ये लेफ्ट राइट चला जाएगा। ये चाहिए। देखो इसको समझने के लिए हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो यहां से चेंज हुआ और इधर से चेंज हुआ, ठीक है। ये वाला सेम है टॉप बॉटम, तो ये टॉप बनेगा, ये बॉटम बनेगा, बीच वाला लेफ्ट राइट हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 हैं तो फर्स्ट वाला बनेगा टॉप बॉटम, ये लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अब अगर मुझे सिर्फ टॉप बॉटम से ही चाहिए था और यहां से नहीं चाहिए, तो मैं इसको 0 कर सकता हूं डायरेक्टली। तो टॉप और बॉटम से देखो, यहां से नहीं आएगा, यहां से इसलिए दिख रहा है कंटेंट जस्टिफाई नहीं है, ठीक है, इसलिए आ रहा है वो स्पेस। अब सर बात समझ करते नहीं हैं आया। एलिमेंट किसको बोलते हैं। देखो अच्छा एलिमेंट का सर। मतलब है कंप्लीट, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, कंप्लीट को एलिमेंट बोलते हैं। सर समझ नहीं आया। हाँ जी, समझ नहीं आया सर। क्या समझ नहीं आया। सर ये इनलाइन में कैसे होगा सर, राइट एंड लेफ्ट? देखो मैं इसके साथ साथ ना थोड़े और टैग ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास आता है एक स्पैन टैग, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। अब देखोगे हेलो यहीं पे गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पैन आपका इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन का मतलब है इन द लाइन ऑफ टैग, मींस जितना उसके अंदर कंटेंट है ना उतना ही स्पेस लेगा, वो फुल विड्थ नहीं लेगा। तो इसके पास अगर मैं इसको यहां पर लिखता हूं तब तो न्यू लाइन में आएगा, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है, उसने यहां तक विड्थ ली हुई है तो आगे आया। अब अगर मैं 2 स्पैन ले लेता हूँ, 3 ले लिए मैंने, तो आप देखोगे एक साथ आए हैं तीनों। क्यों, क्योंकि इनलाइन नहीं, ठीक है। तो यूजिंग सीएसएस आप इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बना सकते हो, ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। इनलाइन एलिमेंट उतना ही स्पेस लेगा जितना उसके अंदर कंटेंट है, ब्लॉक एलिमेंट हमेशा फुल विड्थ लेगा, चाहे उसके अंदर आप सिंगल एक डॉट भी लगा दो। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके अंदर अगर मैं सिर्फ एक डॉट भी लगा दूं तब भी ये फुल विड्थ लेगा, कंप्लीट विड्थ लेगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए H1 के अंदर अगर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूं कुछ भी, मान लो मैंने दिया क्रिम्सन, तो आप देखोगे फुल विड्थ ले रहे हो, ठीक है। मीन्स ये ब्लॉक एलिमेंट है आपका, पूरा का पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको साथ में सीएसएस का भी बता देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ जो यूज कर रहे हैं वो सीएसएस ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सीएसएस होती है आपकी, वो क्या करती है और एचटीएमएल क्या करता है। देखो एचटीएमएल का यूज करके आप सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे कि मान लो मैं चाहता था
ओके, यहाँ पर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ हेडिंग 1। अब स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, मान लो इस एग्जांपल को हम देखें तो अब अगर मुझे ऐसा व्यू बनाना है तो मुझे सीएसएस की हेल्प लेनी पड़ेगी, विदाउट सीएसएस नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कुछ भी लिखूंगा जैसे कि यहाँ पर ये एक टैग लिखा हुआ है H1 H2 कुछ भी हो सकता है, H1 होगा। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ है, उसके अंदर एक लिंक लगा हुआ है, फिर एक बटन लगा हुआ है, और आप देख रहे हो ये सिर्फ इतने एरिया में है, इतनी विड्थ में है। इस विड्थ में यहाँ एक इमेज लगी हुई है। ठीक है, मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे सीएसएस की हेल्प लेनी पड़ेगी। मीन्स मुझे ऐसा अगर बनाना है, स्ट्रक्चर तो मैं दिमाग में ये सोच रहा हूँ अभी जैसे ये मैंने लिखा, इसके बाद अगर मैं कुछ इसको कॉपी करके अगेन ऐसे आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, हेडिंग 1 उसके नीचे पैराग्राफ, ये वाली हेडिंग यहाँ चली जाए उसके नीचे पैराग्राफ। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हो मुझे, कुछ ऐसा बनाना हो। हालांकि स्ट्रक्चर जो मैंने सोची है वैसी आ नहीं रही, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए, सीएसएस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये विड्थ 100% ले रहा है तो मुझे इसको 50% विड्थ दे के इस वाले को यहाँ मूव करना पड़ेगा 50% एरिया में, ये ऑटोमेटिक वहां जाएगा। वो हम करेंगे सीएसएस की हेल्प से। तो सीएसएस क्या करती है, एचटीएमएल से तो आप स्ट्रक्चर सोच सकते हो कि ऐसा बनना चाहिए, आपने कोड लिख दिया, बट उसको डिजाइन कौन देगा, जैसा आपने उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन सोचा हुआ है, उस डिजाइनिंग के लिए हेल्प लेंगे हम सीएसएस की। तो सीएसएस यहाँ 3 टाइप्स की होती है। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब सीएसएस आपकी 3 टाइप्स की होती है। सीएसएस टाइप्स सबसे पहली होती है आपकी इनलाइन। ठीक है, इनलाइन सीएसएस। फिर होती है आपकी इंटरनल सीएसएस, अभी जो हमने यहां पर लिखा था वो इंटरनल सीएसएस थी। इसके बाद आती है एक्सटर्नल। पहले इसको देखते हैं इनलाइन सीएसएस क्या होता है। ठीक है, ये इनलाइन सीएसएस था, मैंने इसको कॉपी किया एक स्पैन टैग में डाल, क्योंकि मुझे मालूम है यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। और जो स्पैन टैग होता है इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, अपनी कोई सीएसएस नहीं होती। ठीक है, अपनी कोई सीएसएस नहीं होती, सिर्फ इकलौता यही टैग है जिसकी अपनी कोई सीएसएस नहीं है। क्लियर है सभी को, सिर्फ यही एक टैग है इकलौता जिसकी अपनी कोई सीएसएस नहीं है, बाकी सबकी कुछ सर ना कुछ इसका सीएसएस यूज़ क्या होती है। होता है इस टैग का? हाँ जी, फिर इस टैग का यूज़ क्या होता है सर? स्पैन यूज टैग ये का यूज़ होता क्या है होता है? कि मैं इसके ऊपर कुछ सीएसएस देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किसी ऐसे टैग के अंदर लिखूं कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। मैं वो इफेक्ट लगाना चाहता हूँ जो मैं यहाँ इसके अंदर लगाऊंगा, जैसे कि अभी मैं इसके अंदर लगाना चाहता हूँ इनलाइन सीएसएस का यूज करके। इनलाइन सीएसएस कहाँ लगती है आपके, हमेशा जो स्टार्टिंग का जो टैग होता है, जैसे कि ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये हो गया, ये स्पैन का हो गया स्टार्टिंग टैग, ये पैराग्राफ का हो गया, फिर यहाँ पर अगेन H1 है, ये पैराग्राफ का स्टार्टिंग। हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर लगेगी आपकी सीएसएस। ठीक है, स्टार्टिंग टैग के अंदर लगेगी हमेशा। अब लगेगी कैसे, उसको लगाने के लिए हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट्स। अभी एट्रीब्यूट्स क्या करता है, इनलाइन सीएसएस लगाने से पहले मैं एट्रीब्यूट्स को समझाता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है हिंदी में? एट्रीब्यूट्स का मीनिंग आप समझ सकते हो, जैसे कि वैसे तो मीनिंग होता है आई गुण होता है थिंक सर। विशेषताएं, ऐसा कुछ मीनिंग होता है इसका हिंदी में। ठीक है, विशेषताएं, किसी चीज की विशेषताएं क्या होती हैं, ऐसा कुछ मीनिंग है इसका। बट यहां पर अगर मैं समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल इसी स्पैन के अंदर अगर मैं डायरेक्टली अभी सीएसएस का यूज नहीं कर रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 100 पिक्सल, तो मेरा कोई चेंज नहीं आया। या फिर मैं यहां से नहीं, आपको बताता हूं एंकर टैग से। देखो, इसके ऊपर मैं एक लिंक लगाता हूँ। लिंक लगाने के लिए आपके पास ए टैग है जिसको हम एंकर टैग बोलते हैं, लिंक टैग बोलते हैं। इसके अंदर मैंने टैक्स्ट डाल दिया,
अब देख लो ये लिंक बन चुका है, हालांकि इस लिंक के अंदर कोई एड्रेस नहीं है, यहाँ आप जो भी एड्रेस लिखोगे वहां पर रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये लिंक कॉपी किया, और इसके अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एट्रीब्यूट है इसका। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो मैं उस वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा। मीन्स आपने एक हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया, जब आप इसको क्लिक करते हो तो उस वेबसाइट के ऊपर, एड्रेस के ऊपर चला जाता है जो भी आपने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट, ये उसकी वैल्यू है। तो अभी के लिए मैं इसको, चलो इसका, इसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि अब जब मैंने इसको क्लिक किया ना तो इसी टैब के अंदर ओपन हुआ। मैं चाहता हूं जब मैं इसको क्लिक करूं तो न्यू टैब में ओपन हो, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास आता है टारगेट एट्रीब्यूट। इसके अंदर आपने सिंपली लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब अगर आप इसको ओपन करोगे, देखो ये यहीं पर है, ये यहाँ पर नहीं ओपन हुआ, न्यू टैब के अंदर ओपन हुआ है। देखो इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो वापस उसी टैब पर चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखे हैं टारगेट, हाइपर रेफरेंस, ये आपके हैं एट्रीब्यूट। ऐसे ही इमेज टैग के अंदर होता है आपका एसआरसी, इमेज का पाथ देते हैं ना वहां पे एसआरसी के अंदर, तो वो आपका एट्रीब्यूट है। जैसे कंप्यूटर के फ्रीज होता है या फिर ऐसे ही होता है। तो अब ये क्लियर हो गया एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है कि, चलो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। हमें समझना इनलाइन सीएसएस क्या होती है। तो इनलाइन सीएसएस भी हम यूजिंग एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम लगाएंगे, वो है आपका स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, या आप किसी भी स्टार्टिंग टैग के अंदर लगा सकते हो। अभी मैंने लगा दिया, तो इसके अंदर सीएसएस कैसे लिखेंगे, ठीक है। सीएसएस कैसे लिखेंगे, तो सीएसएस लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप इनलाइन के अंदर लिख रहे हो तो मीन्स आपने इनलाइन के अंदर लिखा स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, तो इसी स्पैन के ऊपर ही, स्पैन के ऊपर मतलब स्पैन के अंदर जो कंटेंट है उसी के ऊपर ही सीएसएस अप्लाई होगी, इसके अलावा कहीं और अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि मैं बेसिक कलर अगर अप्लाई करूं इसके ऊपर क्रिम्सन, तो आप देखोगे इसका कलर चेंज हो गया। तो ये जो मैंने लगाया है ये आपका है इनलाइन सीएसएस, इन द लाइन ऑफ टैग। और कौन सा, स्टार्टिंग टैग के अंदर लगेगा हमेशा, इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। तो मल्टीपल लगानी हो तो क्या करेंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहां पर सेमीकोलन देना है, ठीक है। उसके बाद कोई और प्रॉपर्टी आप लगाना चाहते हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूं इसका एंटीक व्हाइट। तो आप देखोगे बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है और कलर भी आ चुका है। इसको कलर लगता है टेक्स्ट के ऊपर, बैकग्राउंड लगेगा बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। और कलर की स्पेलिंग ये है COLOR, यू नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं, सेम ही होती है। आप गूगल करोगे तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला कलर चलेगा आपका। क्लियर है सभी को कि इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करनी है। अब हम चलते हैं इंटरनल सीएसएस के ऊपर। चलो मैं इस वाले को यहां से कट करके आपको ना इस H1 के अंदर लगा के दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा आएगा, फुल विड्थ लिए नहीं इसने क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है, ये इनलाइन एलिमेंट था, स्पैन के अंदर था, इनलाइन एलिमेंट था। हाँ अगर मैं यहाँ लगाता H2 के अंदर तो इन सभी के ऊपर आता और बैकग्राउंड कलर भी यहाँ तक जाता आपका फिर, ठीक है। अब ये जो लगाया इनलाइन सीएसएस है। अब मैं चाहता हूं यहां पर भी H1 है, यानी कि ये H1 टैग है ना, और एक H1 नीचे भी था। तो मैं चाहता हूं कि ये सीएसएस जो मैंने यहां लगाई है मुझे इस H1 के ऊपर भी लगानी है। अप्लाई तो हो गई बट रिपीटेशन ऑफ कोड हो गया, कोड रिपीट हो रहा है आपका, सेम कोड कि जो यहां लिखा था वही सेम सीएसएस कोड आपने यहां लिखा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या करें,
चलो मैं इस H2 को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी लिख देता हूँ। मैं H2 के अंदर लगा के दिखाऊंगा इंटरनल। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों H2 हैं, ये तो हमने इनलाइन से लगाए हैं। अब अगर मुझे इस H2 के अंदर भी लगाना हो और इस H2 के अंदर भी लगाना हो, सेम ही सेम CSS, सेम कलर, सेम बैकग्राउंड, तो क्या मैं इनलाइन से लगाऊंगा? इनलाइन से लगाऊंगा तो रिपीट हो जाएगा कोड। तो मैं चाहूं तो यहां पर, अब यहां जब CSS लिखेंगे तो आपने यूज करना है टैग का। अब ये स्टाइल टैग है, वहां एट्रीब्यूट था, यहाँ पर टैग है। जैसे ये टैग था ना, बॉडी स्टार्ट हुआ बॉडी क्लोज हुआ, अब ऐसे ये स्टाइल स्टार्ट हुआ स्टाइल क्लोज हुआ। अब यहां पर हमें नेम देना है। अब ये CSS कैसे काम करती है, देखो एक होता है सिलेक्टर, ऐसे ब्रैकेट लगेगी। सिलेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, H1 H2 H3, क्लास नेम ID नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंटैक्स से लिख रहा हूँ, कैसे लिखना है। ये सिंटैक्स हो गया, यहाँ आएगी आपकी प्रॉपर्टी और यहाँ आएगा वैल्यू। ये सिंटैक्स है इसका, इसके अंदर लिखने के लिए। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब सिलेक्टर क्या है, अब मैं H2 के ऊपर लगाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली H2 लिखूंगा, फिर करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। मैं उसके ऊपर कलर लगाना चाहता हूँ ग्रीन, तो मैंने लिखा ग्रीन। तो आप देखोगे दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, करने को मैं इनलाइन से भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारा कोड रिपीट होगा, यहाँ एक बार लिखने पे ही दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसके बाद फिर आपने सेमीकोलन देना है। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ये, तो आप देखोगे अप्लाई दोनों के ऊपर हुआ है। तो रिपीटेशन ऑफ कोड बच गया आपका। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये तो हो गया इंटरनल, अब एक्सटर्नल कब यूज करेंगे? एक्सटर्नल कब करेंगे? हाँ जी क्लास, मान लो ये तो चलो एक पेज था मेरे पास repeat.html, आपके पास काफी सारे पेजेस हो सकते हैं। होम पेज हो सकता है, अबाउट अस का पेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो सकता है, सर्विसेज प्रोडक्ट्स कुछ भी पेज हो सकते हैं। अब सब पेजेस के ऊपर आपने जो भी H1 टैग यूज किया हुआ है, आप सभी पेजेस के ऊपर जहां जहां भी आपने H1 टैग का यूज किया, आप चाहते हो कि उसको जितने भी पेजेस हैं 5-6 सबको सेम कलर, सेम बैकग्राउंड, सेम फॉन्ट साइज, सेम फॉन्ट फैमिली, सब सेम जाए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएंगे, उसको ऐड कर देंगे पेज के अंदर। मीन्स आपने एक बार लिखा, वो 5 पेज है, 10 है, 500 है या 1000 पेज है, सभी के ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, तो यहां पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाता हूं मैं। तो उसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, लिंक कोलन एंटर करना है, और ये सिर्फ इसके अंदर ही वर्क करेगा। ठीक है, तो फाइल का नेम इसने ऑटोमेटिक दे दिया style.css। तो आपकी मर्जी है, आपने यही नेम रखना है या फिर चेंज करना चाहते हो। मैं इसको दे देता हूँ mystyle1.css, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफी फाइल्स बनी हुई हैं, तो मे भी इस नाम की ना हो ऑलरेडी पहले। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर कंट्रोल करके ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना तो न्यू फाइल करके उसको फिर सेव करो उसी नाम से। ठीक है, mystyle1.css जो मैंने नेम दिया है, नहीं तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर कंट्रोल एंड क्लिक करोगे तो फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक और पेज जो है, अभी एक ही पेज है, मैं 2 पेजेस के ऊपर करके दिखाता हूं। तो एक पेज और क्रिएट किया मैंने, इसको मैंने नेम दे दिया repeat1.html। वापिस से shift 1 करना है, या मिटा जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ सेकंड पेज, और इसके अंदर भी मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। शो जरूर वास्तव में, तो मतलब ये दोनों स्क्रीन साथ में चलेंगे लैपटॉप में? नहीं, वो आप साथ करोगे तभी चलेंगी, नहीं तो ऐसे आएगा ना बाय डिफॉल्ट तो। ठीक है, तो विंडो एंड जिस साइड लेके जाना है, मान लो मुझे इस साइड लेके जाना है स्क्रीन को, तो इधर का एरो करना है
और इसको फिर इधर का, तो ऐसे सेट हो जाएगी। कम ज्यादा करना है, जैसे कि अभी थोड़ा फर्क आ रहा है तो आप कर सकते हो, कर्सर से करना पड़ेगा आपको। सर हाँ जी। सर टेक्स्ट रोटेट कैसे होगा सर? मेरा वो हुआ नहीं था, वो बता दोगे क्लास खत्म होने से पहले? टेक्स्ट रोटेट हाँ जी सर। करेंगे बच्चे, उसको भी करेंगे, अभी तो रिवीजन करा रहा हूँ मैं, वो तो फिर काफी आगे चला जाएगा, वहां तक पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो। रोटेट मीन्स नहीं मैं एनिमेशन की प्रैक्टिस। बात कर रहे हो ना? हाँ जी सर। हाँ वहां तक पहुंच जाएंगे, अभी बहुत दूर है वो तो। नहीं मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना सर, तो वो हुआ नहीं। ठीक है, या तो फिर मैं अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो अब देखो मैंने दो फाइल बना ली यहाँ पर, मैं इसको भी, अच्छा ये पता है ना सबको लाइव सर्वर कैसे चलेगा? यस सर। ठीक है। अब दो फाइल है मेरे पास, रिपीट और रिपीट वन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। चलो मैं इसको पिन कर लेता हूँ। एक फाइल की है रिपीट डॉट एच टी एम एल, यह है रिपीट वन डॉट एच टी एम एल। आप देख रहे हो जो H2 का यहाँ पर मैंने लगाया था CSS, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर भी जाए। तो कैसे जाएगा? तो आपकी ये जो फाइल है माई स्टाइल वन डॉट सी एस एस, आपने दोनों पेजेस के अंदर इंक्लूड करनी है। यहाँ पर तो की हुई है हमने इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब है यहाँ पर ये फाइल का हमने पाथ डाल दिया यूजिंग लिंक टैग। तो इस वाले के अंदर जाना है आपने, और हमेशा हेड के अंदर ही रखना है इसको, यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब ये फाइल जो है दोनों के अंदर है, तो दोनों को CSS मिलेगा। अब यहाँ पर CSS कैसे लिखनी है? जो CSS आपने यहाँ लिखी थी ना, ये वाली, अब वहां इसके अंदर कुछ भी स्टाइल नहीं लिखना, डायरेक्टली ये लिखना है आप। अब देख रहे हो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, तो मैं यहां से इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये कमेंट हो गया यहाँ पर। आप देख रहे हो इसके अंदर भी इंक्लूड है फाइल, इसके अंदर भी इंक्लूड है फाइल, ठीक है। और फाइल के अंदर मैंने सिर्फ इतना लिखा है, और अप्लाई दोनों के अंदर हो रहा है। तो ऐसे मल्टीपल पेजेस होंगे आपके, तो आप एक ही बार लिखोगे, मल्टीपल पेजेस के अंदर आपकी CSS यूज होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी जो CSS है वो कौन सी फास्ट है? ये वाली ज्यादा फास्ट है, ये ज्यादा फास्ट है, या फिर ये वाली ज्यादा फास्ट है, या फिर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी है? फास्ट कौन सी है और बेनिफिशियल कौन सी है? Cost तो ले सकते हैं हमारी side। और कोई? देखो सर बेनिफिशियल तो सर मान लो आप एक एक्सटर्नल होगी, कॉलोनी में क्योंकि वो रहते हो, सारों में लग जाएगी। ठीक है। एक शॉप आपके घर के पास है, एक शॉप आपकी कॉलोनी के बाहर जो मेन रोड है वहां पर है, एक आपकी मेन करनाल की मार्केट में है, और तीनों जगह सेम चीज मिलती है आपको। तो पहले कहाँ जाओगे? जो घर के पास है ना, तो जो इनलाइन है वो फास्ट है सबसे, ठीक है। और सबसे स्लो फिर एक्सटर्नल। स्लो तो नहीं है, वैसे तो देखो जो फर्क होता है वो माइक्रो सेकंड से भी कम होता है, पता नहीं चलता। बट सबसे जो बेनिफिशियल है वो आपकी माई स्टाइल, यानी कि जो एक्सटर्नल शीट आप लगाओगे वो है। उससे क्या होगा कि रिपीटिशन ऑफ कोड खत्म हो जाएगा, एक बार लिखोगे जहां भी यूज करना है कर सकते हो, ठीक है। जो